गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बेटा, बताना एक बार। यस, चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। आईसीआई भी खोल रहे हैं। आईसीआई वाली अपनी कौन सी है? तो इसमें अपन को पॉइंट नंबर कौन सा लेना था? ये वाला ना, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल लेना था ना। चलो, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, हायर परचेज और सेल में डिफरेंस ले रहे हैं, है ना। बायर कैन पास गुड टाइटल टू द बोनाफाइड परचेजर। देखो कैसे, ए ने गुड्स बेचे बी को, ठीक है। ए कौन हो गया हमारा? सेलर। बी कौन हो गया बेटा? बायर। बायर ये गुड्स आगे सी को बेच सकता है कि नहीं बेच सकता? बताओ। बेच सकता है। क्यों? इसके पास ओनरशिप है, ठीक है। क्या लिखा है? बायर कैन पास गुड टाइटल टू द बोनाफाइड परचेजर। बोनाफाइड परचेजर के लिए एक लाइन लिख लो। बोनाफाइड परचेजर के लिए लिखो, he is a purchaser in good faith. He is a purchaser in good faith. He is a purchaser in good faith. Good faith. ऑडियो प्रॉपर आ रहा है क्या? एक बार कंफर्म करना, वरना सोनिया तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम लग रही है मुझे। एक बार कंफर्म करना मुझे। आ रही है ना? ठीक है, तो फिर तुम्हारे नेटवर्क में ही प्रॉब्लम है। दोबारा से एक बार ज्वाइन कर लो बेटा। हमने क्या लिखा था? बोनाफाइड परचेजेस, ही परचेजेस द गुड्स फॉर इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन। बातें नहीं, फॉर कंसिडरेशन, in good faith for consideration, and has no knowledge of fraud, and has no knowledge of fraud, and has no knowledge of fraud। मतलब कहना चाहते हैं ये इनोसेंट बंदा है, इनोसेंट बंदा है, पैसे देकर चीज ले रहा है, गुड फेथ में खरीद रहा है, ठीक है, और इसे फ्रॉड की भी कोई जानकारी नहीं है, तो इसको लॉ प्रोटेक्ट करता है ना। तो बायर कैन पास अ गुड टाइटल टू बोनाफाइड परचेजर। देखो, मैंने दुकान से एक सामान खरीदा पैसे देके, अब मैं ये आपको ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ, आप मुझे पैसे दे रहे हो और मैं वो गुड्स आपको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती? बताओ। कर सकती हूँ, मेरे पास ओनरशिप है, मेरे पास ओनरशिप है। लेकिन हायर नहीं कर सकता बेटा। ए ने एक मशीनरी दी हायर परचेज पर बी को, ए ने एक मशीनरी दी हायर परचेज पर बी को। इस केस में क्या होगा बेटा? बी के पास ओनरशिप है क्या? नहीं है। कब मिलेगी? ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब बी ने क्या किया? सी को बेच दिया। क्या बोनाफाइड परचेजर को भी कुछ मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। जो चीज़ बी के पास नहीं है वो सी को कैसे मिलेगी? जब बी के पास ही ओनरशिप नहीं है तो वो सी को ओनरशिप कैसे देगा? तो क्या लिखा है? हायरर कैन नॉट गिव गुड टाइटल टू द बोनाफाइड परचेजर। नेक्स्ट बोला रीसेल, बायर एंड सेल कैन रीसेल द गुड्स, हायर परचेजर कैन नॉट रीसेल द गुड्स, हायर परचेजर कैन नॉट रीसेल द गुड्स। समझ आ गई बात की नहीं आई? बताओ बेटा। अगला डिफरेंस लेने जा रहे हैं सेल और बेलमेंट के बीच में। बेलमेंट वर्ड याद आ रहा है बेटा? गुड्स आर गिवन फॉर सम पर्पस आर टू बी रिटर्न व्हेन द पर्पस इज कंप्लीटेड, तो इसको क्या बोला जाता है? बेलमेंट, ठीक है। सेल में क्या होता है? देखो, ओनरशिप तुम्हारी ट्रांसफ़र होती है, प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे क्या है? ओनरशिप। जबकि बेलमेंट में सिर्फ क्या ट्रांसफ़र होता है? पोजीशन। किसी काम के लिए पोजीशन दे दिया जाता है बेलर द्वारा बेली को। इट कैन बी आइदर फॉर सेफ कस्टडी और फॉर कैरेज। आप कहीं घूमने गए, अपना डॉगी जो है अपने पड़ोसी के यहाँ छोड़ गए, सेफ कस्टडी। नैनीताल घूमने जाना था, टैक्सी हायर पे करके लेके गए, कैरेज। तो बेलमेंट में दोनों ही एग्जाम्पल अपन ने लिए थे। इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टी, जबकि सेल में हमेशा क्या ट्रांसफ़र होती है? जनरल प्रॉपर्टी।
ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है इन केस ऑफ सेल, बेलमेंट में सिर्फ क्या ट्रांसफर होता है, पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, रिटर्न ऑफ गुड्स। सेल में गुड्स वापस नहीं करने, ओनरशिप ट्रांसफर हुई है ना, सेल में गुड्स वापस नहीं करने। बेलमेंट में जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट पूरा हो जाएगा यू हैव टू रिटर्न द गुड्स, जैसे ही ऑब्जेक्ट पूरा हो जाएगा यू हैव टू रिटर्न द गुड्स। आगे क्या आया, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन इज द प्राइस इन द टर्म्स ऑफ मनी। सेल इज ऑलवेज नॉन ग्रेचुइटुअस, सेल हमेशा पैसे के बदले होती है। दूसरी तरफ बेलमेंट, बेलमेंट में क्या लिखा हुआ है, इट कैन बी ग्रेचुइटुअस और नॉन ग्रेचुइटुअस, इट कैन बी विद और विदाउट कंसीडरेशन। पढ़ा था ना, बेलमेंट तुम्हारा ग्रेचुइटुअस भी हो सकता है और नॉन ग्रेचुइटुअस भी, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है और पैसों के लिए भी हो सकता है। तीनों चीज़ें समझ आ गई। हाँ, पोजीशन मतलब कब्जा। अभी जैसे ये पेन है, एपिक पेन, ये मेरे पास है, तो ये क्या है, इसका पोजीशन मेरे पास है लेकिन ओनरशिप मेरे पास नहीं है। ओनरशिप इज विद एमसीसी। पोजीशन मतलब है एक तरीके से कस्टडी। ठीक है, कंसीडरेशन वाला पॉइंट कहता है कि सेल इज ऑलवेज नॉन ग्रेचुइटुअस, सेल हमेशा कंसीडरेशन के लिए होगी, पैसों के लिए होगी। जबकि बेलमेंट क्या, ग्रेचुइटुअस मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉन ग्रेचुइटुअस मतलब फॉर कंसीडरेशन। बेलमेंट तुम्हारा दोनों तरीके का होता है, ग्रेचुइटुअस और नॉन ग्रेचुइटुअस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड वर्क एंड लेबर। वर्क एंड लेबर कई बार क्या होता है बेटा, अपना एक्ट लगेगा गुड्स पर, सर्विसेज पे नहीं लगेगा ना। सर्विसेज कहाँ कवर हो गई, वर्क एंड लेबर। आपने गोल्ड दिया गोल्ड स्मिथ को, तो उस पर क्या करेगा, उससे ऑर्नामेंट्स बनाएगा, बदले में क्या लेता है, मेकिंग चार्जेस लेता है कि नहीं लेता है, बताओ। तो वो क्या है, आपके सर्विस चार्जेस ही तो होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर, आपने पेंटर हायर किया, पेंटिंग बनाएगा, इज नॉट सेलिंग एनीथिंग, क्या दे रहे हैं, सर्विसेज। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। इंटीरियर डेकोरेटर से बोला मेरा घर इंटीरियरली डेकोरेट कर दो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। जहाँ पे गुड्स नहीं बेचे जाते, सिर्फ क्या प्रोवाइड की जाती हैं, सर्विसेज, वो यहाँ आएगा। देखो, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स इज वन इन विच सम गुड्स आर सोल्ड और आर टू बी सोल्ड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में तो क्या करते हैं, गुड्स को बेचा जाता है ना, बट वेयर नो गुड्स आर सोल्ड, देयर इज ओनली द डूइंग और रेंडरिंग ऑफ सम वर्क और लेबर, सिर्फ कुछ काम किया जाता है, देन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर, नॉट ऑफ द सेल। एग्जाम्पल भी दिया इन्होंने, सोना दिया सुनार को और बोला इससे क्या बना दो, ऑर्नामेंट। आर्टिस्ट से कहा कि मेरी एक पेंटिंग बना दो, वो भी क्या कर रहे, दे आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, दे आर जस्ट गिविंग सर्विसेज। क्लियर है क्या, बताओ बेटा यहाँ तक। इसके बाद में अपन लेने जा रहे हैं डेफिनेशन वाला पार्ट। सबसे पहले तुम्हें डेफिनेशन कराने जा रही हूं मैं गुड्स की। गुड्स की डेफिनेशन अपन आईसीआई से लेंगे और टाइप्स यहां से लेंगे, ठीक है। अब स्टार्टिंग में आएंगे यूनिट की ना, इसमें देखो गुड्स की डेफिनेशन आ रही होगी शुरू में। देखो एक ये बना हुआ है चार्ट, ये देखो गुड्स की डेफिनेशन के लिए एक चार्ट बना रखा है। सेक्शन नंबर है तुम्हारा 27। गुड्स की डेफिनेशन दी गई है अंडर सेक्शन 27। सेक्शन 2 में यूजुअली क्या होती है, डेफिनेशन ही होती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में याद करो 2A 2B 2H अल्फ़ाबेट चल रहे थे, यहाँ सेल्स में नंबर चलेंगे। 27 में डेफिनेशन दी गई है, किसकी दी गई है बेटा, गुड्स की। मैंने पहले ही बता दिया था आपको, गुड्स में क्या आएंगे, सिर्फ और सिर्फ मूवेबल, यानी इमूवेबल वाले नहीं आएंगे, ठीक है। आगे क्या आया, अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी इन सर्कुलेशन, इन दो को शामिल नहीं करेंगे, इस पे बाद में आते हैं। पहले लेते हैं क्या क्या शामिल किया जाएगा। पहला, स्टॉक एंड शेयर को गुड्स माना जाएगा, स्टॉक एंड शेयर्स को गुड्स में इंक्लूड किया जाएगा। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास या जो भी चीज़ें लैंड से जुड़ी हुई हैं जिन्हें सेपरेट करके बेचने के लिए एग्रीमेंट हुआ है, उन्हें अपन क्या करेंगे, गुड्स में लेंगे। कैसे, देखो, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और थिंग्स फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ लैंड एग्रीड टू बी सेवर्ड। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्रीड टू बी सेवर्ड। जब तक सेवर्ड मतलब सेपरेटेड, जिन्हें सेपरेट करके बेचने के लिए एग्रीमेंट हुआ है।
अगर आप देखो तो एज इट इज ग्रोइंग क्रॉप्स इमूवेबल है, जब उसे काट दोगे वहां से तो वो क्या हो जाएंगी, मूवेबल बन जाएंगी। एग्रीड टू बी सेवर्ड, ठीक है। ग्रास, ग्रास को गुड्स में क्यों लिया, बिकॉज इट इज यूज्ड एज अ फॉडर फॉर एनिमल्स, यूज्ड एज अ फॉडर फॉर एनिमल्स। समझ आई बात कि नहीं आई बताओ। स्टॉक एंड शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू अर्थ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, इनको अपन गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। क्या क्या नहीं लेते वो सुनो। मनी इन सर्कुलेशन, देखो अपन क्या करते हैं, अपन गुड्स खरीद रहे हैं, बदले में क्या दे रहे हैं बेटा, मनी या प्राइस, जो भी है। प्राइस हैज़ टू बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, है ना। पैसे दे करके आप गुड्स खरीद रहे हो, कैन द गुड्स बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, क्या पैसे दे के पैसे लोगे। तो हमने क्या बोला, जो करेंसी अपनी प्रेजेंटली चल रही है उसको अपन गुड्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। अपन मनी के बदले गुड्स खरीदते हैं, सो द गुड्स कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। मनी के बदले गुड्स खरीदते हैं, सो द गुड्स कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। लेकिन ये किसकी बात चल रही है, सिर्फ और सिर्फ करंट करेंसी की। फॉरेन करेंसी लिख लो, फॉरेन करेंसी इंक्लूडेड इन गुड्स, फॉरेन करेंसी को गुड्स में लिया जाएगा भाई। फॉरेन करेंसी विल बी इंक्लूडेड इन गुड्स, ठीक है। सेकेंडली क्या लेंगे अपन, देखो एंशिएंट कॉइन्स होते हैं, प्राचीन सिक्के, उन्हें भी गुड्स में लेते हैं। जुबली कॉइन्स होते हैं ना, जुबली कॉइन वर्ड सुने, जब राजा महाराजा होते थे ना, तो जब उनकी जुबली यानी एनिवर्सरी होती थी, सिक्के लॉन्च करते थे बेटा, और ये सिक्के होते थे सोने और चांदी के। तो इनकी तो आज भी कीमत है कि नहीं है बताओ। तो दे आर इंक्लूडेड इन गुड्स। गुडविल, पेटेंट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क इंक्लूडेड इन गुड्स। इंटेंजिबल असेट्स हैं कि नहीं है बताओ मुझे, तो विल बी इंक्लूडेड इन गुड्स। तो कुछ बताए मैंने आपको पॉइंट जो कि किस में लिए जाएंगे, गुड्स में लिए जाएंगे, ठीक है। अब देखो हमने बोला ये तो समझ आ गया होगा, मनी इन सर्कुलेशन को गुड्स में क्यों नहीं लेते। फिर एक वर्ड आ रहा है तुम्हारा एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम जो होते हैं उनका मतलब क्या होता है, ऐसा क्लेम जिसके लिए आप कोर्ट में एक्शन ले सकते हो। अ क्लेम विच कैन बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ बाय टेकिंग एक्शन, बाय फाइलिंग अ सूट। जैसे मैंने आपको 10,000 रुपये उधार दिए, आप ये 10,000 रुपये मुझे वापस नहीं करोगे तो मैं आपके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती बताओ। तो ये मेरा क्लेम कैसा है, एक्शनेबल क्लेम। कैसा क्लेम है, एक्शनेबल क्लेम। फॉर एग्जाम्पल अ डेप्ट, फॉर एग्जाम्पल अ डेप्ट, ठीक है। अब इन केस आपने मुझे वापस नहीं किया, मैं केस फाइल करके आपसे रिकवर कर सकती हूँ। इसको अपन गुड्स में क्यों नहीं लेते, एक्शनेबल क्लेम आर नॉट द मूवेबल प्रॉपर्टी। इनको क्या माना गया है, दीज आर इमूवेबल। और इमूवेबल के लिए अलग से एक्ट बना हुआ है, कौन सा, टीपी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ये वहाँ कवर होती है, यहाँ नहीं होती, ठीक है। बैंक में एफडी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट, एफडीआर, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, इसको भी क्या मानते हैं, गुड्स में इंक्लूड कर रखा है। तो एक यहाँ और ऐड कर दो, एफडीआर। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, इनको एग्जाम में नहीं लिख के आना। एग्जाम में क्या लिखना है, सिर्फ इतना जितना चार्ट बना हुआ है, क्या आता है क्या नहीं आता है, डेफिनेशन सिर्फ एक्ट की। फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट कराते हैं ना, एफडीआर कराते हैं ना बैंक में, उसकी बात कर रहे हैं कि ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसे गुड्स में लेंगे, ठीक है। एक्ट ने हमें क्या बताया, सेक्शन 27 कि गुड्स क्या होते हैं, दे मीन्स एवरी टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या क्या इंक्लूडेड है, शेयर एंड स्टॉक, ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स, थिंग्स अटैच टू अर्थ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, एग्रीड टू बी सेवर्ड, जिन्हें सेपरेट करके बेचने के लिए एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, क्या चीज, मनी इन सर्कुलेशन मतलब करंट करेंसी। अपन गुड्स के बदले रुपए देते हैं ना, तो वो रुपए जो चल रहे हैं उसकी बात चल रही है, नहीं मानेंगे। रुपए के बदले रुपए थोड़ी ना देंगे, गुड्स के बदले रुपए देते हो, तो गुड्स कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ मनी।
ठीक है, ये बोल दिया। और एक्शनेबल क्लेम, अ क्लेम विच कैन बी एनफोर्स बाय टेकिंग एक्शन इन द कोर्ट, एग्जाम्पल डेप्ट। इसको इमूवेबल मानते हैं तो ये कहाँ चला जाएगा, आपका टीपी एक्ट में चला जाएगा। ठीक है, और अपनी जो डेफिनेशन है ये गुड्स की, जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट दे रहा है, इट इज़ वाइडर देन द डेफिनेशन विच इज़ गिवन अंडर द इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ जो है वो स्टॉक एंड शेयर्स को गुड्स नहीं मानता, बट इट इंक्लूड्स अ शिप। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, स्टॉक एंड शेयर को इंक्लूड कर रखा है और शिप लिखा हुआ नहीं है, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आ जाता है। समझ आई बात? तो अपनी जो डेफिनेशन है वो वाइडर है, बड़ी है, किससे कंपेयर करें तो इंग्लिश लॉ से। तो ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, अभी एक बार यहाँ से अब पढ़ लो। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, एंड इंक्लूड stock and share, growing crop, grass, things attached to earth which are agreed to be severed before the sale. ठीक है, actionable claim are the claim which can be enforced only by action or suit. Example debt. Debt is not a movable property, इसलिए यहाँ पे कवर नहीं होती। Even the FDR जो बैंक में होती है उसे गुड्स में लिया जाएगा। आगे क्या बोला, इंटेंजिबल असेट्स भी इसके अंदर शामिल है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आ गया ना। इवन वाटर गैस इलेक्ट्रिसिटी को भी ये अपना इसमें लेते हैं, वाटर गैस इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर ऑल्सो गुड्स। इवन जो कोर्ट का रिटन ऑर्डर आता है, डिक्री, रिटन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, उसको भी क्या बोलते हैं, ये इंक्लूडेड इन गुड्स। आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद क्या करना है वो तो 2-7 करना है, बाकी तो बस दिमाग में ही रखना कि हाँ भाई इसको भी गुड्स माना जाता है, खत्म। रेस्ट ऑल इज ओनली फॉर रीडिंग पर्पस, याद करनी है 2-7 की डेफिनेशन जो ये पैराग्राफ में दी हुई है। हो जाएगी क्या, बताओ। अब आएंगे गुड्स के टाइप्स। गुड्स बेटा तुम्हारे 3 तरीके के, कौन कौन से, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स, 3 तरीके के हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, एग्जिस्टिंग गुड्स। गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये गुड्स रेडी हैं, ये बन चुके हैं, इनकी ओनरशिप और पोजीशन किसके पास है, सेलर के पास है। ये रेडी गुड्स हैं, दे आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये बन चुके हैं। ठीक है, इनकी ओनरशिप और पोजीशन किसके पास है बेटा, सेलर के पास है। क्या लिखा है देखो, गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओन्ड एंड पोजीशन बाय द सेलर। इनकी ओनरशिप और पोजीशन किसके पास है, सेलर के पास है। 3 तरीके के हो गए, कौन कौन से बेटा, देखो, स्पेसिफिक, असर्टेन्ड और अनअसर्टेन्ड। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे स्पेसिफिक गुड्स की। स्पेसिफिक गुड्स कौन से होते हैं, गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड और एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड और एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड और एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा देखो असर्टेन, गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड और एग्रीड अपॉन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, और तीसरा क्या कहता है, गुड्स नॉट आइडेंटिफाइड और एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले में क्या वर्ड आएगा, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या आएगा, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट, वहां आएगा नॉट वर्ड। समझते हैं, देखो जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहचाने और पसंद किए हुए नहीं होते हैं, वो आप पहचाने और पसंद किए हुए होते हैं, वो किस में जाएंगे, स्पेसिफिक में। जैसे मेरे माइंड में पहले से सेट है कि मुझे है ना एक वॉशिंग मशीन खरीदनी है, वर्लपूल की खरीदनी है, फ्रंट लोड खरीदनी है, फुल्ली ऑटोमेटिक खरीदनी है, तो ये पर्टिकुलर मॉडल ही मुझे खरीदना है। तो गुड्स कैसे हो गए, स्पेसिफिक। एट द टाइम ऑफ डूइंग द कॉन्ट्रैक्ट आई एम वेरी मच क्लियर इन माई माइंड कि ये चीज़ ही मुझे खरीदनी है। ठीक है, अब हुआ क्या, दूसरा तरीका है असर्टेन। मैं शॉप पे गई, मैंने 10 वैरायटी देखी मोबाइल की, फीचर कंपेयर की, उनमें से एक छाट करके वो खरीदा है, अब वो आएगा असर्टेन में। गुड्स आइडेंटिफाइड और एग्रीड अपॉन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, अब आएगा तुम्हारा अनअसर्टेन। अनअसर्टेन और असर्टेन का मिला करके एग्जाम्पल देती हूँ। कई चीज़ें होती है ना बेटा जिनकी सेल होती है बाय वे ऑफ सैंपल, वीट है, राइस है, सेल बाय वे ऑफ सैंपल। अब इसमें हुआ क्या, ये देखो आप,
ए ने राइस का सैंपल दिखाया बी को, बी जो है उसको क्या है, वो सैंपल पसंद आ गया, उसने कहा आई एम रेडी टू बाई 10 बैग्स ऑफ वीट। सेलर ने बोला कि भाई इतना वीट अभी शॉप पे नहीं है मेरे पास, कहाँ रखा है, गोडाउन में रखा है। अब अगर बायर गोडाउन से सेपरेट करवा ले 10 बैग्स ऑफ वीट, तब तो कौन से बन जाएंगे, असर्टेन गुड्स। इट इज सर्टेन कि यही 10 बोरे उसके घर पे जाएंगे, बट अगर वो सेपरेट करके अलग नहीं रखवाएगा तो गुड्स कैसे, अनअसर्टेन। सेलर चाहे अपने गोडाउन में से कोई भी 10 बोरे उसके यहाँ डिलीवर कर सकता है, इट इज़ नॉट सर्टेन कि विच ऑफ द 10 बैग्स विल बी डिलीवर्ड टू द बायर। गुड्स कैसे हैं, अनअसर्टेन। समझ आई बात की नहीं आई, बताओ। आपके पड़ोसी के पास एक कार है, बहुत दिनों से आपकी उसी कार पे नज़र है, आपको वही वाली कार खरीदनी है, स्पेसिफिक, वही वाली कार खरीदनी है, स्पेसिफिक। ए के पास 5 कार है, एक एम्बेसडर है, वो अपनी एम्बेसडर कार बेचना चाहता है बी को, गुड्स कैसे हैं, स्पेसिफिक। समझ आई बात। और अगर अपन शॉप पे जाके 10 वैरायटी देख करके उसके बाद में एक फाइनल करते हैं, वो किस में जाता है, असर्टेन। व्हेन फ्रॉम अ लॉट द गुड्स आर सिलेक्टेड देन दे बिकम असर्टेन। समझ आ गई बात। छाट के अलग रखवा लो तो असर्टेन, किसमें, अनअसर्टेन में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बेटा बाय डिस्क्रिप्शन और बाय सैंपल। मैंने आपको फ़ोन कर दिया, आप शॉपकीपर हो, मैंने बोला भैया 10 बोरी जो है ना वो मेरे घर पे पहुंचा देना, मैं देखने तो गई नहीं ना, नॉट आइडेंटिफाइड और एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैंने सीधे उसको बोल दिया। कई बार नहीं होते क्या, होम डिलीवरी करते हैं, आप फ़ोन करते हो सीधे उनको, दे आर ओनली बाय डिस्क्रिप्शन, ठीक है। या फिर सैंपल देखा आपने, जैसा अभी मैंने केस बताया, सैंपल देख के फाइनल कर दिया 10 बोरे घर पे भेज देना। अब वो 10 बोरे कौन से, उसकी इच्छा, वो भेज दे जो। क्लियर है कि नहीं बताओ। तो गोदाउन में से कोई सा भी भेज सकता है 10 बोरे। गुड्स आर अनसर्टेन, नॉट सर्टेन कि विच ऑफ द 10 बैग्स आर गोइंग टू बी डिलीवर्ड। यहाँ तक समझ आ गई बात, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या आ रहा है तुम्हारा, फ्यूचर गुड्स। हमने क्या पढ़े अभी, एग्जिस्टिंग। फ्यूचर गुड्स कौन से हैं, जो फ्यूचर में बनेंगे। फ्यूचर में कैसे बनेंगे, गुड्स विच आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, अक्वायर्ड और प्रोड्यूस्ड बाय द सेलर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये अभी तक बने ही नहीं है, रेडी है, रेडी नहीं है अभी, है ना। अभी आज के दिन अपन सिर्फ एग्रीमेंट करेंगे, फ्यूचर में बनेंगे ये गुड्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला मेरे फार्म हाउस में नेक्स्ट सेशन में जितनी भी क्रॉप्स होंगी ना वो मैं आपको बेच दूंगी। आज के दिन तो एग्रीमेंट कर रही हूँ, बीज बोए जाएंगे, क्रॉप होगी, फिर बेचूंगी। मेरी फैक्ट्री में नेक्स्ट सेशन में जितनी भी टॉयज का प्रोडक्शन होगा वो मैं आपको बेच दूंगी। आज के दिन सिर्फ एग्रीमेंट है, बनेंगे अभी टॉयज बने नहीं है। दे आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, अक्वायर्ड और प्रोड्यूस्ड इन फ्यूचर, प्रोड्यूस्ड बाय द सेलर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो इनको हम बोलते हैं फ्यूचर गुड्स। ये आ गए तुम्हारे कंटिंजेंट गुड्स, ऐसे गुड्स जिनका एक्विजिशन डिपेंड करता है ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाले गुड्स कंटिंजेंट गुड्स होते हैं, पढ़े थे ना कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग वाले। देखो विक्टोरिया शिप के थ्रू कॉटन आ रही है, आ गई तो मैं खरीद लूंगी। कॉटन कैसे गुड्स है, कंटिंजेंट, हैपनिंग नॉन हैपनिंग पे डिपेंड कर रहे हैं, हैपनिंग नॉन हैपनिंग पे डिपेंड कर रहे हैं। ए ने बी से बोला कि मैं तुम्हें एक पिकासो पेंटिंग बेच दूंगा प्रोवाइडेड आई एम एबल टू अक्वायर इट फ्रॉम प्रेजेंट ओनर। प्रेजेंट ओनर मुझे बेच देगा, फिर मैं तुम्हें बेच दूंगा, कंडीशन लगा दी, हैपनिंग ऑफ कंडीशन। एक फिशरमैन के साथ ए ने एग्रीमेंट किया। फिशरमैन कहता है कि भाई मैं तुम्हें एक पर्टिकुलर फिश सप्लाई कर दूंगा प्रोवाइडेड द साइक्लोन डज नॉट कम। शर्त लगा दी ना, अगर तूफान नहीं आया तो मैं ये फिश प्रोवाइड कर दूंगा। कंडीशन लगाते ही फिश कौन से गुड्स में चली गई, कंटिंजेंट गुड्स। क्लियर है क्या, यहाँ तक बताओ। तो आईसीआई से करा दूँ ये टॉपिक, चलो ठीक है। किसका, एक्विजिशन मतलब अक्वायर करना, परचेज करना, खरीदना। हिंदी में तो बोलते हैं प्राप्ति, अक्वायर करना। कौन से वाला, कंटिंजेंट गुड्स कहते हैं उनको जहाँ पर गुड्स को पाना या ना पाना एक अनसर्टेन कंटिंजेंसी कंडीशन पर हैपन पे डिपेंड करता है। गुड्स की प्राप्ति किस पर डिपेंड करेगी, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे। तो गुड्स कैसे हो जाएंगे, कंटिंजेंट गुड्स, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ गुड्स डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ अनसर्टेन इवेंट। तो गुड्स हो गए हमारे कंटिंजेंट गुड्स। हाँ क्या चीज़,
हैपनिंग और नॉट हैपनिंग मतलब किसी घटना के घटने या ना घटने पर डिपेंड करता है। शिप के थ्रू सामान आ गया तो ले लूँगा। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है ना। वही वाली बात है जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पड़ी थी। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स कैसे हैं तुम्हारे, लेकिन कंटिंजेंट गुड्स हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे ही तो डिपेंड करते हैं वो वाले। अब देखो टाइप्स ऑफ गुड्स में यहाँ पे दिया हुआ है एग्जिस्टिंग गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इनकी ओनरशिप और पोजीशन किसके पास होता है, सेलर के पास। इनके काइंड्स दिए हुए हैं, स्पेसिफिक गुड्स कौन से हैं, आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल पढ़ लो दोनों। एक पर्टिकुलर मोबाइल सेट खरीदना है, एक पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन ही खरीदनी है, स्पेसिफिक हो गया ना। समझ आ गई कि बताओ, सेम है। चलो अब आ जाते हैं किस पे, असर्टेन पे आ जाते हैं। असर्टेन गुड्स है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ से देखेंगे एक बार। इस टर्म को एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, यहाँ से करना। व्हेन फ्रॉम अ लॉट और आउट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अनअसर्टेन गुड्स द नंबर ऑफ क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्टेड इज आइडेंटिफाइड, तो गुड्स क्या बन जाते हैं, असर्टेन। छाट के अलग रखवा लो तो। बाकी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ आ रही है, आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल पढ़ लो बेटा ये वाला। अगर छाट के गुड्स को अलग रखवा लोगे, गुड्स क्या बन जाते हैं सिलेक्शन पे, असर्टेन। गोडाउन में से छाट के 10 बोरे अलग रखवा लिए, सर्टेन हो गए ना, यही 10 बोरे उसके घर पे जाएंगे, गुड्स कैसे हो गए, असर्टेन। मोबाइल वगैरह बंद रखो भाई। स्पेसिफिक में तो मतलब हुआ कि पहले से आपको पता था, असर्टेन में आप अपनी मर्जी से छाट के अलग रखा है, वही आपके घर जाएंगे। श्योर हो गया ना ये चीज। आगे क्या दिया देखो, अनअसर्टेन गुड्स में दे आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दे आर इंडिकेटेड और डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन और सैंपल। या तो फोन पे ऑर्डर प्लेस कर दिया या सैंपल के थ्रू ये सेल। पढ़ो ये वाला, फोन कर दिया शॉपकीपर को कि भैया एक पैकेट जो है ना वो नमक का भेज देना, ठीक है। अब वो कोई सा भेज देगा, उसके पास बहुत सारे पड़े हैं शॉप में। सेल इज ऑफ अनअसर्टेन गुड्स बिकॉज इट इज नॉट नोन विच पैकेट विल बी डिलीवर्ड, ठीक है ना। आगे देखो, एक्स हैज 10 horses, ही प्रोमिसेस टू सेल वन ऑफ हिज हॉर्स बट डज नॉट स्पेसिफाइड विच हॉर्स, अनअसर्टेन गुड्स। नहीं बताया ना। अब आ गए फ्यूचर गुड्स पे, देखो गुड्स विच आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड और अक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज ऑलवेज एन एग्रीमेंट टू सेल। आज के दिन तो रेडी ही नहीं है ना, फ्यूचर में बनेंगे तो एग्रीमेंट ही हो सकता है ना। इट इज़ नेवर अ एक्चुअल सेल। क्यों? क्योंकि एक पर्सन कभी वो चीज़ ट्रांसफर नहीं कर सकता जो अस्तित्व में ही नहीं है। एग्जाम्पल तुम्हें ये मत लेना, ये थोड़ा सा मिसिंग है, तुम ये वाला ले लो। तुम्हारे फार्म हाउस में, गार्डन में, जो भी नेक्स्ट सेशन में ऑरेंजेस होंगे मैं खरीद लूँगा। गुड्स कैसे हैं तुम्हारे? फ्यूचर गुड्स। अब आगे तुम्हारे कंटिंजेंट गुड्स, एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स ऑन एन अनसर्टेन कंटिंजेंसी दैट इज हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, देन द गुड्स आर नोन एज कंटिंजेंट गुड्स। यहाँ पे भी सिर्फ क्या हो सकता है? एग्रीमेंट टू सेल। सेल तो सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग में ही हो सकती है, बाकियों में दोनों में क्या है? एग्रीमेंट टू सेल। क्या लिया है देखो इसके अंदर, इज नॉट अ सेल एज फॉर द क्वेश्चन रिगार्डिंग पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। सीधे आप एग्जाम्पल ले सकते हो।
क्यों? क्योंकि यहाँ फ्यूचर गुड्स की तरह तुरंत प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, या तो फ्यूचर में होगी या फिर होगी ऑन द हैपनिंग ऑफ कंडीशन। एग्रीमेंट ही तो होता है ना ये तो। आगे क्या दिया देखो, पिकासो पेंटिंग वाला एग्जाम्पल दिया था आपको, वो दिया हुआ इन्होंने कि मैं तुम्हें पिकासो पेंटिंग भेज दूंगा अगर प्रेजेंट ओनर ने मुझे भेज दी, कंडीशन लगा दी ना, तो कंडीशन लगाते ही किस में चला जाएगा? कंटिंजेंट गुड्स। एग्जाम्पल दिया हुआ है, पी कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल 50 पीसेज ऑफ पर्टिकुलर आर्टिकल प्रोवाइडेड द शिप विच इज ब्रिंगिंग देम रीचेस द पोर्ट। वही कंटिंजेंट वाला एग्जाम्पल आ गया ना, विक्टोरिया जहाज आ जाएगा तो कर देंगे, वो सारे गुड्स ही कैसे होते हैं तुम्हारे? कंटिंजेंट। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, बताओ बेटा? तो एक बार यहाँ तक का टॉपिक करते हैं क्योंकि ये बीच में रह जाएगा, तो स्टार्ट नहीं करना चाहते। डिलीवरी ऑफ गुड्स, कौन से वाला? ये एग्जाम्पल बेटा ये तो कंडीशनल है ना, स्पेसिफिक कहाँ से आएगा? स्पेसिफिक तो एग्जिस्टेंस का पार्ट है। एग्जिस्टिंग में क्या होता है? गुड्स रेडी होने चाहिए, विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये तो हैपनिंग ऑफ कंडीशन पे है ना। देखो क्या दिया है, शिप अगर आ गया तो कंडीशन लगा दी ना, कंडीशन लगाते ही किस में जाएगा? कंटिंजेंट। याद करो स्टार्टिंग में जब ये यूनिट स्टार्ट की कल अपन ने, हमने बोला सेल तुरंत पूरी होती है, और एग्रीमेंट टू सेल के दो चीज़ें बताई थी, या तो इन फ्यूचर या हैपनिंग ऑफ कंडीशन। ठीक है, तो ये कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, तो ये आ जाते हैं। आर्टिकल मतलब क्या होता है? आर्टिकल मतलब गुड्स होता है। हाँ लेकिन बेटा तुरंत थोड़ी ना दे देगा वो हमें। आ तो सामान किसके थ्रू रहा है? शिप। शिप रास्ते में जल भी सकता है, डूब भी सकता है, अनसर्टेनिटी की आएगी कि नहीं आएगी बताओ? हैपनिंग नॉन हैपनिंग पे डिपेंड कर रहा है ना। एक्विजिशन डिपेंड्स ऑन कंटिंजेंसी, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, तो वो इस कैटेगरी में ही आएगा। पर्टिकुलर शिप के थ्रू सामान आ गया तो खरीद लूंगी, तो भी डालना किस में है? कंटिंजेंट में, क्योंकि हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है। यहाँ तक क्लियर है क्या बच्चों? बताओ मुझे। कल अपन क्या करेंगे? कल अपन डिलीवरी की डेफिनेशन, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। आई थिंक कल काफ़ी हद तक अपनी यूनिट कंप्लीशन की तरफ आ जाएगी, ठीक है ना? नहीं नहीं, अलग अलग 40 हाँ पूरा पेपर आएगा, 7-8 क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी भी, थ्योरी भी, 7 to 8 क्वेश्चन आएंगे, कोई चॉइस नहीं होगी। ये मत सोचना मेन एग्जाम की तरह 12-12 नंबर के क्वेश्चन, नहीं, 40 मार्क्स का पेपर है, क्लास टेस्ट है, ठीक है ना? चलो फिर एंड करते हैं। कोई क्वेरी है किसी की तो बताओ बेटा। एनी क्वेरी? कृतिका, हेमंत, कोई क्वेरी है बेटा किसी की? नहीं? तो चलो एंड करते हैं बेटा, कल लेते हैं इस टॉपिक को आगे, है ना?